दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड में हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस को पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक फंक्शंस का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। कई बार हमें पोजीशन दे रखी होती थी, टाइम दे रखा होता था, जिन टाइम पे हमें उसकी वैल्यू जो है फंक्शन की वो 0 दे रखी थी, तो उसके हिसाब से फिर हमने फंक्शन को देखा था कि फंक्शन जो है वो कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये तरीके से हमने ग्राफ प्लॉट किया और फिर टाइम इंस्टेंट से हमने फंक्शन को बनाया, क्वाड्रेटिक फंक्शन को बनाया। ये लास्ट एपिसोड में हमने किया था। आज का जो एपिसोड है इसमें हम क्वाड्रेटिक फंक्शन का यूज क्या है वो देखेंगे। तो इसके बहुत सारे यूज हैं। आप जब फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस आपको देखने को मिलेंगी डिफरेंट चैप्टर्स में, जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रही होंगी, क्वाड्रेटिक फंक्शन से हम चीज़ों को सोल्व कर रहे होंगे। बट कुछ मैंने एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट आपके लिए रेडी किया है, जिससे आप देख सकते हो कि जो फिजिकल एक्टिविटी आप उस एक्सपेरिमेंट में देखोगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो एक बार आप एक्सपेरिमेंट को देखिए और उससे मैं भी फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक बॉल को थ्रो करेंगे ऊपर, ठीक है, और बॉल जो है वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगी और वापस नीचे की तरफ आ जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी। नीचे अर्थ उसको खींच रही है तो ऊपर जाएगी और नीचे आएगी। तो जिस टाइम हम उसको लॉन्च कर रहे हैं बॉल को, वो लॉन्चिंग इंस्टेंट को मेजर करेंगे। जिस टाइम वो मैक्सिमम हाइट पे है उस इंस्टेंट को मेजर करेंगे और वापस जब वो उसी लेवल पे आ जाएगी उस हाइट को मेजर करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हमें एक हाई स्पीड कैमरे की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जो ये एक्शन होगा ऊपर जाना और वापस नीचे आना, ये आप देखना मिली सेकेंड का काम है। बहुत जल्दी जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। या तो बहुत ज्यादा हाइट हो तो उसमें फिर और भी कई सारे फोर्सेस, कई सारे और इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाते हैं, एयर का इंटरफेरेंस हो जाता है। तो इसलिए हमने ज़्यादा हाइट तक हम उसको लॉन्च नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कम हाइट तक लॉन्च कर रहे हैं और वापस फिर नीचे आ रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे समय इतना कम लगता है कि एकदम आप ऊपर गया और वापस एकदम से नीचे आ गया। तो इतना कम टाइम है, उसको कैप्चर करने के लिए कैमरे जो थे वो हमें हाई स्पीड कैमरे की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। इतने हाई स्पीड कैमरे मेरे पास नहीं है, तो जो भी मेरे पास कैमरे थे उनसे मैंने कोशिश की है, तो उसमें थोड़ा बहुत एरर आ गया है। तो एरर जो है वो हम कंसीडर करके चलेंगे और एक रफ प्लॉट जो है उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं जरा इस एक्सपेरिमेंट का आपको सेटअप दिखा देता हूं और फिर इस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों जरा देखिए, मेरे पास यहाँ पे एक सेटअप है और इस सेटअप में ये मेरे पास टाइमर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये स्टार्ट करेंगे तो मिली सेकेंड ये दिखाएगा, ये सेकंड में दिखाएगा, ये मिनट, ये आर। तो अपने को जस्ट मिली सेकेंड पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए होगा ये। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल लॉन्चर है जिसको स्पॉन्सर किया है इंडोसा कंपनी ने। इसको वेबसाइट में हमने लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे इस प्रोडक्ट को चेक कर सकते हो। ये मेरा स्केल है जो हाइट को मुझे बताएगा, और यहाँ पे टाइम मेरा वेरी कर रहा है और यहाँ पे मेरी हाइट वेरी कर रही है। तो जैसे मैं इसको लॉन्च करूँगा उसी के साथ साथ हम टाइम को भी देखेंगे कि किस टाइम पे हमने लॉन्च किया है, किस टाइम पे मैक्सिमम हाइट पे गया है वो देखेंगे बॉल जो है, और किस टाइम पे वापस हमारी इसी लेवल पे आ रही है, वो अपने को देखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जरा इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले मैं टाइमर को ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे टाइमर ऑन हो गया मेरा और मैं लॉन्च कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि हमारी बॉल जो है ऊपर गई और वापस नीचे आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इसके कुछ इंस्टेंट कैप्चर करेंगे, क्योंकि आपने कॉन्टिन्यूस मोशन तो इतना फास्ट हुआ कि आप देख भी नहीं पाए होंगे टाइम कैसे वेरी कर रहा है और हाइट कैसे वेरी कर रही है। इवन आप पॉज भी करोगे वीडियो को तो भी आप इतना बेहतर कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हम आपको कुछ तस्वीरें जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं स्क्रीन पे जब चलते हैं तो, और इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं, देखते हैं कि इसका ग्राफ जो है वो किस तरह का बन रहा है। जो हाइट है अगर मैं उसको टाइम के साथ प्लॉट करूँ तो किस तरह का बन रहा है। तो मिलते हैं फिर स्क्रीन पे, बोर्ड पे मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों। तो दोस्तों आपने अभी एक्सपेरिमेंट देखा और उसमें हमने कुछ कॉन्टिन्यूस मोशन को देखा, बट वो इतना फास्ट था कि आप उसको कैप्चर नहीं कर पाए होंगे। उसमें हमने लॉन्च किया एक इंस्टेंट से और फिर मैक्सिमम हाइट पे गया और फिर वापस नीचे आया, तो आप उसको कैप्चर नहीं कर पाए होंगे कि किस इंस्टेंट पे वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है, किस इंस्टेंट पे वो लॉन्च हुआ है और किस इंस्टेंट पे वो वापस उसी इंस्टेंट पे वापस लौट के आया है। तो हमने क्या किया है, आपको थोड़ा इजी करने के लिए हमने कुछ इंस्टेंट को कैप्चर कर लिया है। हालांकि हमने जो कैप्चर किया है उसमें भी थोड़ा बहुत एरर है। एरर इसलिए है बिकॉज ये इतना फास्ट मोशन है, मिली सेकेंड में मोशन है, कि उसके लिए हमें कैप्चर करने के लिए भी बहुत फास्ट कैमरे की रिक्वायरमेंट थी, जो कि हमारे पास नहीं था। तो इसलिए जो मैं अभी आपको रीडिंग दूंगा उसमें थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन रहेगा और कोशिश करेंगे कि जो 3 डेसिमल तक आपने जो टाइमर को देखा है मिली सेकेंड में, उसको हम 2 डेसिमल तक इस्तेमाल करें, सो दैट थोड़ा बहुत एरर को हम कंपनसेट कर सकें। ठीक है, तो मैं उसके बेसिस पे एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूं।
ठीक है, और देखते हैं कि वो ग्राफ जो है वो किस तरह का आता है। तो यहां पे मेरा टाइम एक्सिस है, टाइम मेरा सेकंड्स में चेंज हो रहा है, और यहां पे मेरी हाइट है, हाइट को मैं ft से दिखा देता हूं, ft बोल दो या आप y बोल दो इसको, ठीक है। तो आपने देखा कि जो मेरा लॉन्चिंग इंस्टेंट है वो 0 नहीं है, वो है 2 पॉइंट, अगर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं 2.517 टाइमर दिखा रहा होगा, 2 सेकेंड एंड 517 ये मिली सेकेंड में है। तो 2.51 सेकेंड पे आपकी जो हाइट है वो 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर, मतलब बॉल की लोकेशन यहाँ पे है, और ये ओरिजिन नहीं है भाई, ये कौन सा टाइम है, 2.517, ठीक है, ये टाइम है। तो क्यों ना मैं इसको ओरिजिन ही मान लूँ, आप इसको ओरिजिन भी मान सकते हो, जरा देखिए यहाँ पे आप ओरिजिन दिखा दो, और ये जो टाइम है ये है 2.51 सेकेंड टाइम, ठीक है, और इस टाइम पे जो हाइट है वो 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ पे जो हाइट है वो 2.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये टॉप पे पहुंचा, ठीक है, और टॉप पे पहुंचने में जो टाइम लग रहा है, टॉप पे एक तो हाइट है 96.5 सेंटीमीटर, आप नंबर 2 वाली जो तस्वीर है उसको देख सकते हो, उसमें 96.5 सेंटीमीटर पे टॉप पे है, और इस इंस्टेंट पे जो ये मतलब जब ये टॉप पे पहुंच रहा है वहां पे जो टाइम मेजर किया गया है, वो टाइम मेजर किया गया है जो हमने कैमरे से मेजर किया है, वो है 3.005 सेकेंड्स, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या एरर है, ठीक है। और जब हम वापस इस लोकेशन पे आए हैं, वापस 2.5 हाइट पे वापस लौट के आए हैं, क्योंकि हाइट बढ़ेगी और फिर कम होगी, इधर टाइम बढ़ रहा है, इधर हाइट बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये जैसे यहाँ पे टाइम दिखा, यहाँ पे हाइट दिखाई, फिर यहाँ पे टाइम दिखा, यहाँ पे ये हाइट है, फिर अगला टाइम यहाँ पे है दोस्तों, जहाँ पे वापस 2.5 हाइट हो गई है, और वहां पे जो टाइम है वो है मेरे पास 3.389। तो अगर आप इससे ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ में थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, वो परफेक्ट पैराबोला टाइप बनेगा नहीं, परफेक्ट क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं बनेगा। उसका कारण ये है कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो टाइम है, और यहां से यहां तक का जो टाइम है वो बराबर नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा बहुत इसको अप्रोक्सीमेट करूं तो मैं थोड़ा बहुत आ सकता हूं, कंपनसेट करूं, क्योंकि यहां पे जो ये ऑब्वियसली ये जो रीडिंग ली गई है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इतना फास्ट मोशन है बॉल का कि वो कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है पूरे एग्जैक्ट इंस्टेंट को। तो यहां पे अगर मैं इसको रफली लिखूं तो मैं इसको 2.52 सेकंड लिख देता हूं, और इसको 3.40 राउंड ऑफ कर देता हूं, इसको 3.40 सेकंड लिख देता हूं। तो इसको मैं हटा देता हूं और इसकी जगह पे 3.40 ले लेता हूं, और इसकी जगह पे 2.52 सेकंड ले लेता हूं। अब जरा देखिए, अगर ये मेरा 2.52 सेकंड है और ये 3.40 सेकंड है, तो ये बीच में होना चाहिए, बिल्कुल मिडिल में, क्योंकि जितना टाइम उसको मैक्सिमम पे पहुंचने में लगा है उतना ही मैक्सिमम से वापस उसी लेवल पे आने में लगेगा। तो इसका मतलब है ये जो टाइम लेंथ है और ये जो टाइम लेंथ है बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करने के लिए ये एक्चुअल में होना चाहिए 2.96, ठीक है, लेकिन ये है कितना 3 तो देखो बिल्कुल माइन्यूट सा एरर आ रहा है हमारे पास। तो खैर कोई बात नहीं, मैं इसको 2.96 कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ी कैलकुलेशन करनी है। बट आप देखिए कि एक्सपेरिमेंट के साथ और थ्योरी में थोड़ा बहुत एरर हमेशा रहते हैं। वो एरर किस वजह से रहेंगे बताओ? वो एरर कई कारण है उसके, मतलब एयर ड्रैग भी है, जब ये ऊपर से नीचे गया तो भी टाइम का थोड़ा बहुत पंगा पड़ जाता है, ठीक है। दूसरा हमारे जो कैमरे कैप्चर कर रहे हैं और जो हमने रीडिंग ली है वो भी, उनमें भी एरर हो सकता है कि भाई एग्जैक्ट रीडिंग नहीं हम ले रहे हैं, हम रफ देख रहे हैं उसको। तो खैर ये मेरे पास रफली कुछ पॉइंट्स आ गए हैं और उन पे मैंने हाइट बता दी आपको। अब अगर मैं इसको मिलाऊं तो मैं स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैंने बीच वाले पॉइंट नहीं लिए। अगर आप बीच वाले पॉइंट भी लेते हो तो रफली जो ग्राफ बनता है वो इस तरह का बनता है, जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का, टाइम के साथ जो वेरिएशन है वो इस तरह का है दोस्तों, ठीक है। ये कुछ इस तरह का वेरिएशन आएगा और ये आप देख सकते हो ये पैराबोला टाइप है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन टाइप बन गया, ठीक है। ये मेरा क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया है भाई। तो आप देख सकते हो कि जो ये फिजिकल एक्शन जो आपने देखा, जो बॉल ऊपर लॉन्च की और फिर वापस से नीचे आ गई, ये असल में कौन से फंक्शन ने कैप्चर किया? मैथ के, मैथमेटिक्स के कौन से फंक्शन ने कैप्चर किया? क्वाड्रेटिक फंक्शन ने कैप्चर की इस इंफॉर्मेशन को। तो इसलिए मैथ्स एक लैंग्वेज है दोस्तों। तो जो भी हम रियल वर्ल्ड में काम करते हैं उन सबको दिखाने का एक तरीका है मैथ्स, ठीक है। तो इसलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बट एनीवे, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इस फंक्शन की इक्वेशन क्या आएगी, ये जो ft है उसको टाइम में कैसे आप दिखा सकते हो, तो वो कैसे दिखाओगे? हम जानते हैं जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है वो कुछ इस तरह का होता है। अगर मैं बिल्कुल ही बेसिक तरीके से चलूं तो मैं बोल सकता हूं a t² + bt + c, ये मेरा एक जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक फंक्शन की।
अब यहां पे देखो जो मैक्सिमम हाइट आई है वो इस पॉइंट पे आई, और मैं जानता हूं कि इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो मैक्सिमम हाइट आती है, मैक्सिमम जो पोजीशन होती है वो होती है -b/2a पॉइंट पे, t इक्वल टू -b/2a पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है या मिनिमम वैल्यू आती है। अब इस फंक्शन में क्योंकि ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये पॉइंट मैक्सिमम वाला होगा, मैक्सिमम वैल्यू वाला होगा, तो इस टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो इसका मतलब जो 2.96 है ये मेरा -b/2a के बराबर होना चाहिए, सही बात है। तो यहां से b और a की एक रिलेशन आ गई। दूसरी रिलेशन यहां से आएगी, जब t की वैल्यू 2.52 है तो हाइट है 2.5, मतलब फंक्शन की वैल्यू है 2.5। कब? जब t की वैल्यू क्या है 2.52। तो यहां पे t की जगह पे मैं क्या पुट कर देता हूं 2.52 पुट कर देता हूं, ठीक है भाई 2.52। तो यहां से एक और इक्वेशन आ गई मेरे पास, ठीक है। एक और इक्वेशन यहां से और निकालेंगे, जब t की वैल्यू 2.96 है तो हाइट है मेरे पास 96.5। तो यहां पे हाइट को कर देता हूं 96.5 और t की वैल्यू क्या पुट कर देता हूं 2.96, सही है जी, 2.96 मैंने पुट कर दिया, ये लीजिए। तो यहां से अब क्या कर सकते हैं बताओ हम, यहां से हम देखो 3 इक्वेशन होगी ना, एक ये, एक दो ये, तो यहां से मेरे पास b और a की रिलेशन आ जाएगी, एक b की वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे हम a की टर्म्स में, तो एक तरह से हमारे पास 2 ही वेरिएबल रह जाएंगे a और c वाले, और हम a और c की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर b की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब हम a, b और c तीनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और हमारे पास फंक्शन जो है उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। हम बता देंगे इस फंक्शन की क्या इक्वेशन है, जो हाइट ऊपर गई है और फिर वापस नीचे बॉल आपकी नीचे आई है, उसको हम कौन से फंक्शन से रिप्रेजेंट करें वो हम निकाल सकते हैं। तो ये अब आप खुद कीजिए इससे आगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे मैथ्स आपकी हेल्प करता है रियल जो वर्ल्ड में जो काम होते हैं उनको दिखाने में। अब चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और उनको जरा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए दोस्तों, मेरे पास एक दो क्वेश्चंस हैं, थोड़े अच्छे हैं और आपको वो भी कुछ सिखाएंगे, वो जरा देखिए। मेरे पास एक क्वेश्चन है दोस्तों, एक पार्टिकल है जो x में मूव कर रहा है, इधर मान लीजिए मेरी x एक्सिस है, पार्टिकल है जो x में मूव कर रहा है और टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है वो आपको दे रखी है भाई, वो है 20t माइनस 2t²। ये जो है ये इसकी पोजीशन दे रखी है कि x में जो पोजीशन है वो टाइम के साथ कैसे बदल रही है, अलग अलग टाइम पे वो अलग अलग पोजीशन पे होगा। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है फाइंड t एट विच x इज इक्वल टू मे बी 32 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 32 मीटर, ये मीटर में है डिस्टेंस, सोचिए, ठीक है भाई। तो आपको बताना है किस टाइम पे उसकी जो पोजीशन है वो 32 मीटर होगी, वो टाइम आपको बताना है दोस्तों। तो वो टाइम अब कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है, आप क्या करो यहां पे 32 पुट कर दो और t की वैल्यू कैलकुलेट कर लो भाई। तो चलिए जरा पुट करते हैं। तो 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20t माइनस 2t², यहां से इसको इधर ले आओ, तो 2t² माइनस 20t प्लस 32 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा t² माइनस 10t प्लस 16 इक्वल टू 0। अब ये तो बहुत आसान है भाई, इसको आप फैक्टराइज करके भी कर सकते हो, या फिर आपको जो माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a वाला था वो भी लगा सकते हो। तो अब यहां से आप क्या लिखोगे, आप इसके फैक्टर कर दो, मैं फैक्टर से कर देता हूं भाई, एक बनेगा t माइनस 2, एक बनेगा t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। भाई ऐसे दो नंबर बताओ जिनका सम -10 आ जाए और जिनका प्रोडक्ट जो है वो 16 आ जाए। तो -2 एंड -8 का अगर आप सम देखोगे तो -10 है और जो प्रोडक्ट है वो 16 है। तो इस तरह से आप फैक्टराइज कर सकते हो और t की वैल्यू फिर 2 आएंगी, एक t इक्वल टू 2 सेकंड और एक t इक्वल टू 8 सेकंड। इसका मतलब दो टाइम पे t की दो वैल्यू पे, एक 2 सेकंड पे और एक 8 सेकंड पे इसकी लोकेशन 32 हो रही है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो रहा है, जरा देखो जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसमें भी तो ऐसे हुआ था, एक हाइट को बॉल जो है 2 बार लेके आ रही थी, एक बार जाते टाइम और एक बार वापस आते टाइम, तो उसी हाइट पे 2 बार आ रही है, ठीक है। तो ये वही इसी तरह का एक तरह का क्वेश्चन बन गया। लेकिन अगर मैं इसमें ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा दोस्तों, एक तरफ मैं x ले लूं और एक तरफ मैं टाइम ले लूं, तो मैं इसका ग्राफ देख सकता हूं कि कैसे प्लॉट होगा। जरा देखिए, अगर मैं इसको दिखाना चाहूं कि x की लोकेशन, x की जो हाइट, मतलब इस तरफ मैं हाइट की तरफ x दिखा रहा हूं और इधर मैं टाइम को दिखा रहा हूं कि इधर मेरा टाइम बढ़ेगा, इधर मेरी पोजीशन बढ़ेगी। तो अब जरा देखिए, अगर मैं बोलूं t इक्वल टू 0 है यहां पे, तो t इक्वल टू 0 पे इसकी लोकेशन कहां पे है बताओ, t इक्वल टू 0 पे इसकी लोकेशन 0 पे ही है। अब आप बताओ अगली बार 0 पे कब आएगा, ये t इक्वल टू 0 पे ये 0 लोकेशन पे था, इसका मतलब पोजीशन इसकी x में 0 थी।
अब आप बताइए वापिस 0 पे कब आएगा ये लौट के, तो इसको 0 के बराबर कर दें। तो अगर आप 0 के बराबर करोगे दोस्तों इसको, तो 2t मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से क्या बचेगा 10 माइनस टी इज इक्वल टू 0। तो एक तो t इक्वल टू 0 पे 0 है इसकी लोकेशन, x की वैल्यू 0 है, t इक्वल टू 0 पे, और एक कहां पे बताओ, t इक्वल टू 10 पे। तो इसका मतलब 10 सेकंड पे वापिस ये उसी पोजीशन पे लौट के आ जाएगा। t इक्वल टू 10 सेकंड पे वापिस x की हाइट क्या होगी 0। x जो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि टाइम के साथ इसकी हाइट मतलब x में इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी और फिर वापिस हो जाएगी। अगर यहां पे दिखाओगे तो ऐसे जाएगा और फिर वापस आ जाएगा, लेकिन यहां पे टाइम एक्सिस नहीं है ना, यहां पे टाइम को दिखा नहीं रहे हो, तो टाइम को आपको अपने माइंड में सोचना पड़ेगा कि टाइम के साथ ये आगे बढ़ रहा है और फिर वापस आ रहा है। t इक्वल टू 10 पे ये t इक्वल टू 0 पे यहां से स्टार्ट हुआ था और t इक्वल टू 0 पे वापस यहीं पे घूम के वापस यहीं आ जाएगा, अगर ऐसे दिखा रहे हो तो। और अगर ऐसा ग्राफ बना रहे हो तो फिर आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा कि 0 पे यहां पे था और 10 पे वापस यहां पे आएगा, और जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी जो हाइट है, इसकी जो पोजीशन है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का आएगा दोस्तों। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बनाया आपने, नीचे की तरफ क्यों नहीं बनाया, ऐसा भी तो बना सकते थे आप, आपने ऐसा क्यों बनाया, जरा देखिए ऐसा क्यों बनाया। अब मुझे तो पता नहीं भी नीचे भी बन सकता है, लास्ट लेक्चर में आपने देखा था। तो जरा देखिए मुझे एक बात बताइए, ये जो मैक्सिमम मिनिमम वाला पॉइंट आएगा वो कहां पे आएगा। अगर ये मेरा फंक्शन है दोस्तों, इसको मैं ft लिख दूं, ft इक्वल टू 20t माइनस 2t स्क्वायर, तो इसको अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो ये बनेगा 2t स्क्वायर माइनस 20t प्लस ft इक्वल टू 0। सही बात है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ इसका मैक्सिमा मिनिमा कहां पे आएगा, तो जो मैक्सिमा या मिनिमम वाला पॉइंट जो होता है, जहां पे मैक्सिमम हाइट या मिनिमम हाइट होती है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम या मिनिमम होती है, वो होता है माइनस बी बाई 2a। t की वैल्यू माइनस बी बाई 2a होती है। तो यहां से अगर a की वैल्यू देखोगे तो a की वैल्यू तो आएगी 2, कंपेयर अगर करोगे तो, और b की वैल्यू क्या आएगी बताओ, माइनस 20। तो अगर मैं यहां पे पुट कर दूं दोस्तों, तो t की वैल्यू आएगी 5। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, 5 सेकंड पे ये मैक्सिमम हाइट या मिनिमम हाइट को लेगा। मुझे ग्राफ का पता नहीं है कि ऐसे आएगा, ऊपर की तरफ आएगा कि नीचे की तरफ आएगा, मुझे फिलहाल के लिए पता नहीं है, 1 मिनट के लिए मान लो ऊपर आएगा कि नीचे की तरफ आएगा, बट मुझे ये पता है कि t इक्वल टू 0 पे 0 है और t इक्वल टू 10 पे 0 है और t इक्वल टू 5 पे क्या आएगा बताओ, या तो मैक्सिमम हाइट आएगी या मिनिमम आएगी। मिनिमम आएगी तो नेगेटिव होगी और मैक्सिमम आएगी तो पॉजिटिव होगी, सिंपल। तो अब आप बताओ 5 पे देख लो हाइट क्या होगी, इसमें t की वैल्यू 5 पुट करके देख लो भाई, t की वैल्यू 5 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 100 माइनस 50, तो प्लस 50 आ रही है, t इक्वल टू 5 पे तो 50 हाइट आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा दोस्तों, ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये ग्राफ ऐसा कैसे बनेगा, ठीक है। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पे आपका मैक्सिमम हाइट बनेगी। अब आप देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये पूछा था कि 32 मीटर पे क्या टाइम होगा। तो अगर मैं 32 मीटर वाली पोजीशन देखूं, तो 32 मीटर वाली जो पोजीशन है अगर मैं रफली देखूं तो वो 2 बार आ रही है, एक इस टाइम पे आ रही है और एक इस टाइम पे आ रही है। ये टाइम है मेरा 2 सेकेंड और ये टाइम क्या होगा, ये मेरा होगा 8 सेकेंड, ठीक है। तो ये 2 टाइम हमने निकाल लिया ना, 2 और 8। तो आप इस तरह से भी इसको दिखा सकते हो। तो ये भी जो ये क्वेश्चन था, ये एक तरह से हमारा जो अभी अभी हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ये वैसा ही क्वेश्चन था एक, जिसमें पोजीशन मेरी चेंज हो रही है टाइम के साथ, और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन के हिसाब से चेंज हो रही है। तो जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन में कोई पोजीशन चेंज होती है तो हमेशा याद रखिए वो पोजीशन बढ़ती है और फिर घटती है, मतलब वो ऐसे वेरिएशन होता है उसका, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो आपने जो अभी अभी एक्सपेरिमेंट किया उसमें पोजीशन बढ़ी और फिर वापस उसी लोकेशन पे आ गया। तो ऐसे फंक्शन को दिखाने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है, ऐसी एक्टिविटी को दिखाने के लिए। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये पूछता कि फाइंड t एट विच x इज इक्वल टू 60, यहां पे अगर मैं x की वैल्यू 60 ले लेता तो आप बताओ क्या आंसर करते फिर। 60 पे तो कभी जाएगा ही नहीं है, तो ऐसा कोई टाइम आएगा ही नहीं दोस्तों। अगर यहां पे आप 60 पुट कर दोगे तो 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ जरा, 20t माइनस 2t स्क्वायर। और यहां से अगर t की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, भाई इसको बराबर के इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 60 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर t की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो t की वैल्यू रियल आएगी ही नहीं, कॉम्प्लेक्स आएगी। यहां से b स्क्वायर माइनस 4ac करके देखोगे तो वो आपका कॉम्प्लेक्स आएगा, वो रियल नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये t इक्वल टू 60 पे, मतलब x इक्वल टू 60 पे कभी पहुंचेगा ही नहीं, ये उस हाइट पे कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे टाइम जो है वो कॉम्प्लेक्स आ रहा है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे ये जो है, मतलब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे और इसका ग्राफ जो है वो कैसे बनेगा। लेकिन 2 ग्राफ अलग अलग है, एक ग्राफ में टाइम अलग है
और पोजीशन अलग है, तो वो ग्राफ को देखिए कैसे बनाएंगे। और एक ग्राफ में टाइम को दिखाया ही नहीं मैंने सिर्फ पोजीशन को दिखाया, टाइम मेरे माइंड में है। तो टाइम मैं बोलूंगा भी यहाँ पे टाइम की वैल्यू 0 है, या फिर टाइम की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 सेकंड। 0 और 10 पे ये इस लोकेशन पे होता है, यहाँ पे 0 है, x की वैल्यू 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आगे की तरफ जाएगा, और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, ये मैक्सिमम 50 तक जाएगा। कौन से इंस्टेंट पे, t इक्वल टू 5 सेकंड पे, t इक्वल टू 5 सेकंड पे मैक्सिमम आगे गया, और फिर उसके बाद वापस होना शुरू हो गया। तो अगर आप इस ग्राफ में दिखाओगे तो ऐसे दिखाओगे, क्योंकि इसमें सिर्फ x दिखा रहे हो आप, टाइम को अलग से प्लॉट नहीं कर रहे हो, टाइम को उसी एक्सिस पे साथ साथ अलग अलग पॉइंट पे ऐसे अलग अलग लिख रहे हो आप। तो इसलिए आप दोनों में फर्क समझिए भाई, दोनों ग्राफ में फर्क समझिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर, और उसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे पास दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल है P और एक पार्टिकल है Q, और उनकी पोजीशन को दिखा रहा हूं मैं। तो एक में पोजीशन है t-5, मतलब टाइम के साथ इसकी पोजीशन बदल रही है, और दूसरा पार्टिकल है उसकी जो पोजीशन है वो है मान लीजिए t² प्लस मे बी 4t, ठीक है, t² प्लस 4t, मान लीजिए इस तरह का मैं ले लेता हूं। ये दो पार्टिकल हैं, अब मुझे इनको थोड़ा इनकी पोजीशन को एनालाइज करना है, इसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस करना है। ये दोनों x में मूव कर रहे हैं, टाइम के साथ इनकी x में पोजीशन बदल रही है। तो मैं जरा देखना चाहता हूं कि क्या ये कहीं टकराएंगे, क्या ये पार्टिकल, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कहीं टकराएंगे। तो वो देखने के लिए काम करते हैं, इनकी पोजीशन को देखते हैं। तो जरा देखिए, ये मेरी x एक्सिस है, सोचिए इसमें मैं टाइम एक्सिस नहीं दिखा रहा हूं, ये मेरा ओरिजिन है। तो अगर मैं पहले पार्टिकल को देखूं तो पहला पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे कहां पे लोकेटेड है, जरा देखिए। पहला पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे कहां पे लोकेटेड है, -1, t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो -5 पे लोकेटेड है ना, 0, 0, -1, -2, -3, -4, -5, यहां पे x की वैल्यू -5 है। इसका मतलब जो पार्टिकल p है वो यहां पे है, ये है मेरा पार्टिकल p, उसकी जो पोजीशन है वो t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे वो यहां पे लोकेटेड है। दूसरा जो पार्टिकल है वो कहां पे लोकेटेड है, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 0 पे आएगा। ये पार्टिकल है मेरा q, ये मेरा लोकेटेड है q पे। अब क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी पोजीशन बदलेगी ऑब्वियसली। अब मुझे नहीं पता ये इधर मूव करेगा कि इधर मूव करेगा, भाई इसकी पोजीशन टाइम के साथ बढ़ेगी या घटेगी x में, बट टाइम की वैल्यू अब 0 से मैंने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, 0 से अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं टाइम को, 0 से पॉजिटिव में जा रहा हूं, क्योंकि टाइम हमेशा बढ़ता है, टाइम कभी नेगेटिव में थोड़ी ना जाता है, टाइम हमेशा 0 से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अगर टाइम 0 से पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो इसकी पोजीशन भी बदलेगी और इसकी पोजीशन भी बदलेगी। तो मुझे देखना है कि ये दोनों किधर मूव कर रहे हैं, और अगर ये मूव कर भी रहे हैं तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये टकराएं कहीं पे, अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो मुझे पॉसिबिलिटी जरा निकालनी है। तो सबसे पहले मैं कैसे देखूंगा भाई, मैं इसको ग्राफ से एनालाइज करना चाह रहा हूं, क्योंकि ग्राफ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि इस ग्राफ में केवल पोजीशन दिखा रहे हो आप, टाइम कहीं पे एक्सिस दिखाई नहीं, टाइम की एक्सिस आपने, तो इसमें मतलब टाइम जो है वो इसके अंदर छुपा हुआ है, टाइम को अलग अलग इंस्टेंट पे दिखाना पड़ेगा आपको अलग से, तो वो ग्राफ हमारे काम का रहता नहीं है। तो इसलिए ऐसे ग्राफ का इस्तेमाल करो जिसमें टाइम को हम अलग से दिखा सकें। तो जरा देखिए दोस्तों, मैं एक काम करता हूं, मैं इनकी पोजीशन को टाइम के साथ प्लॉट करने की कोशिश करता हूं। ये टाइम है और ये मेरे पास पोजीशन है x। पहले p पार्टिकल को देखते हैं। तो p पार्टिकल में xp को मैं ft भी लिख सकता हूं, तो ये तो एक, यहां पे देखो मैक्सिमम पावर 1 है, मेरी पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, इंटीजर पावर है, और आप देखो मैक्सिमम पावर यहां पे 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया और ये लीनियर फंक्शन हो गया, तो ये तो स्ट्रेट लाइन बनेगी भाई। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो कैसे प्लॉट करूंगा, t इक्वल टू 0 पे कहां पे बताओ, ये t इक्वल टू 0 पे अगर टाइम की वैल्यू में 0 सेकंड ले लूं तो पोजीशन कहां पे है, -5 पे, -1, -2, -3, -4, -5। इसका मतलब है यहां पे लोकेटेड है पार्टिकल p जो है वो यहां पे इस पोजीशन पे लोकेटेड है t इक्वल टू 0 पे, ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है जी। अब आइए t इक्वल टू 5 सेकंड पे देखिए, अगर मैं टाइम को 5 सेकंड आगे बढ़ा दूं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, तो t इक्वल टू 5 सेकंड पे क्या हो जाएगी इसकी पोजीशन, t इक्वल टू 5 सेकंड पे इसकी पोजीशन हो जाएगी 0, ठीक है। तो इसका मतलब है ये पार्टिकल जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका लीनियर मोशन है, इसका मतलब ये जो x, इसकी जो पोजीशन बढ़ रही है टाइम के साथ वो लीनियरली बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है तो पोजीशन भी बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है भाई। हमें ये ग्राफ बड़ा पसंद होता है क्योंकि ये हमारे साथ जो रियल एक्टिविटी होती है, सोचिए मेरे पास ये कार है, ये कार जब मूव करती है तो हमारे सामने क्या होता है, हमारे सामने टाइम नहीं होता, हमारे सामने सिर्फ इसकी पोजीशन होती है, टाइम हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि हाँ टाइम बढ़ रहा है। तो इसलिए हमें ये पसंद है
क्योंकि इसको हम अपने फिजिकल वर्ल्ड के साथ रिलेट कर लेते हैं कि देखो सर ये पार्टिकल आगे की तरफ मूव कर रहा है पी, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए था, ये ग्राफ ज्यादा बढ़िया होना चाहिए था। इसमें टाइम नहीं दिख रहा भाई, कहीं पे टाइम जो है वो अलग से लिखना पड़ रहा है आपको, वो आपके माइंड में है, इसलिए ये आपको पसंद है क्योंकि ये आप रियल वर्ल्ड में भी ऐसी चीजों को देखते हो। बट असल में जब आप देखोगे तो अब जब ग्राफ बनाओगे तो आपको टाइम एक अलग एक्सिस पे दिखाना होगा, उससे थोड़ा इजी हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन, ठीक है। तो टाइम को अलग एक्सिस पे दिखाओ, पोजीशन को अलग दिखाओ, और जरा देखो t इक्वल टू 0 पे पोजीशन -5 थी, t इक्वल टू 5 पे इसकी पोजीशन 0 हो गई है, और क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है तो लीनियर ग्राफ आपने इसको दिखा दिया, ठीक है। अब आइए ये वाला फंक्शन, अब अगर मैं देखूं तो t इक्वल टू 0 पे ये यहां पे लोकेटेड है, t इक्वल टू 0 पे इसकी पोजीशन भी 0 पे है। तो अगर मैं इसको रेड पेन से दिखाऊं तो t इक्वल टू 0 पे ये यहां पे लोकेटेड है दोस्तों। बट अगर मैं देखना चाहूं, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है दोस्तों, तो मैं देखना चाहता हूं कि कौन से टाइम पे इसकी पोजीशन 0 होगी। तो इसको मैं 0 के बराबर कर देता हूं, पोजीशन को 0 लिख देता हूं। तो मैं देख पा रहा हूं यहां पे कि टाइम की दो वैल्यू पे ये 0 बनेगा, एक t इक्वल टू 0 पे और एक t इक्वल टू -4 पे। इसका मतलब t इक्वल टू -4 पे भी इसकी लोकेशन कहां पे थी, 0 पे थी। तो -4 को दिखा देता हूं। आप बोलोगे सर नेगेटिव टाइम को क्या मतलब है, नेगेटिव टाइम का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। फिर बट ग्राफ के लिए बनाने के लिए मैं बस नेगेटिव दिखा रहा हूं, -1 -2 -3 -4। इसका मतलब है जब t की वैल्यू -4 हो गई है तब भी इसकी पोजीशन 0 पे है, और t इक्वल टू 0 पे भी ये 0 पे है। अब मुझे ये पैराबोला है, आप जानते हो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। अब मुझे देखना है कि ये कैसे बनेगा, मुझे ये देखना है कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। अब ये कैसे देखें, तो उसके लिए मुझे बताओ जो मैक्सिमा या मिनिमा वाला पॉइंट होता है, कौन से टाइम पे इसका मैक्सिमा या मिनिमा आएगा बताओ। तो ये है मेरा t इक्वल टू -5 और ये है t इक्वल टू 0, यहाँ पे भी 0 का पोजीशन है, यहाँ पे भी 0 हाइट है। अब जरा देखिए, अगर मुझे वो पॉइंट देखना, वो टाइम देखना हो जहां पे मैक्सिमा आएगा इसका, वो कौन सा आएगा बताओ जरा। यहाँ पे t की वैल्यू -4 है, तो देखिए यहां से अगर कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या बनेगी 1, इसका जो कोफिशिएंट होता है t² का वो 1 होता है, और b की वैल्यू क्या बनेगी 4। और वो टाइम जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा आएगा इस फंक्शन का वो होता है -b/2a। तो -b/2a की वैल्यू करोगे तो -2 आएगी दोस्तों। इसका मतलब t इक्वल टू -2 टाइम पे, इस टाइम पे, इस इंस्टेंट पे, t इक्वल टू -2 इंस्टेंट पे हाइट जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए या मिनिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम है तो ऊपर की तरफ होगी, मिनिमम है तो 0 से नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि 0 पे तो पहले ही बैठा है। तो अगर यहाँ पे -2 पे, t इक्वल टू -2 पे अगर मिनिमम हाइट आ रही है तो इसका मतलब 0 से भी नीचे आनी चाहिए, और अगर मैक्सिमम आ रही है तो 0 से ऊपर आनी चाहिए। तो चेक करके देख लो t इक्वल टू -2 पे कहां पे आ रही है हाइट इसकी। तो बताओ xq क्या आ रहा है t इक्वल टू -2 पे, t इक्वल टू -2 पुट करोगे तो ये बनेगा 4 - 8 दैट इज -4। इसका मतलब नेगेटिव आ रही है, तो t इक्वल टू -2 पे आपकी हाइट जो है वो -4 है, वो यहां पे आ रही है दोस्तों, वो हाइट यहां पे आ रही है। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब जो इसका जो ग्राफ बनेगा दोस्तों वो ये ग्राफ बनेगा, ऐसा पैराबोला आएगा, ठीक है। इस तरह का पैराबोला ये बनेगा। अब सवाल ये उठता है कि हमें तो पॉजिटिव टाइम में देखना है केवल, क्योंकि नेगेटिव टाइम तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है ना, तो हमें तो क्योंकि टाइम ऑलवेज 0 से आगे बढ़ता है फिर, तो इसलिए हमें देखना है कि t की वैल्यू 0 के बाद इसकी पोजीशन इस कर्व के अकॉर्डिंग बढ़ रही है, और इसकी पोजीशन पार्टिकल p की इसके अकॉर्डिंग बढ़ रही है, पार्टिकल q की इस कर्व के अकॉर्डिंग बढ़ रही है। क्या ये कहीं पे टकराएंगे? टकराने की क्या कंडीशन है? दो पार्टिकल कब टकराएंगे, उनका कोलिजन कब होगा? कोलिजन होने के लिए जरूरी है कि दोनों की पोजीशन सेम हो, दोनों की पोजीशन सेम हो। सोचिए एक जो है वो ऐसे मूव कर रहा है और एक जो है वो ऐसे मूव कर रहा है। एक मिनट के लिए मान लेते हैं दो अलग अलग कर्व हैं और दोनों पार्टिकल इस जगह पे मान लीजिए मुलाकात हो रही है। इसका मतलब इस पॉइंट पे और इस टाइम पे, जरा देखिए इस इंस्टेंट पे, t0 इंस्टेंट पे उनकी दोनों की लोकेशन सेम है, दोनों एक ही जगह पहुंच गए। तो दोनों दो पार्टिकल अगर एक ही जगह पे हैं, पहले तो दोनों ऐसे मूव कर रहे थे, अब हो सकता है एक ज्यादा तेज हो एक ज्यादा स्लो हो, तो एक टाइम पे t0 टाइम पे अगर दोनों की पोजीशन सेम हो गई है, इसका मतलब दोनों एक ही जगह पे हैं, उस टाइम पे फिर क्या हो रहा है, उनमें कोलिजन हो रहा है। तो कोलिजन के लिए कंडीशन क्या है बताओ? दोनों पार्टिकल सेम लोकेशन पे होने चाहिए, तभी इसका मतलब वो कोलाइड हो रहे होंगे, अदरवाइज तो कोलिजन का क्या मतलब है। तो मुझे ये बताना है कि ये दोनों कोलाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आपने प्रॉपर ग्राफ बनाया तो ग्राफ से भी आप देख सकते हो, हालांकि ये ग्राफ प्रॉपर नहीं है क्योंकि ये तो मैंने रफली ऐसे प्लॉट कर दिया है। हो सकता है ये थोड़ा ऐसे आ रहा हो तिरछा, भाई ऐसे जाके ऐसे तिरछा आ रहा हो, ये मुझे नहीं पता, तो ये मैंने रफली बनाया है।
इस ग्राफ के हिसाब से तो एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, ये कहीं पे मर्ज ही नहीं कर रहे, कहीं पे टकरा ही नहीं रहे। जीरो के बाद पॉजिटिव टाइम में टकरा नहीं रहे तो कहीं पे कोलाइड नहीं करेंगे। बट मैंने बताया ना, ग्राफ का मुझे आइडिया नहीं है कि भाई ये ग्राफ सही भी है क्या, तो रफ प्लॉट किया मैंने, तो मैथमेटिकली चेक करना पड़ेगा कि ये टकराएंगे या नहीं टकराएंगे। एक का कर्व ऐसे, एक का कर्व ऐसे, मुझे नहीं पता कि ये हो सकता है एक का कर्व ऐसे होता है, ये थोड़ा और तिरछा होता, मैंने तो रफ प्लॉट किया है ना भाई। तो अब मुझे देखना है कि ये कहीं टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे। तो कैसे देखेंगे बताओ? मैं जानता हूं टकराने की क्या कंडीशन है। टकराने की कंडीशन है कि दोनों की लोकेशन क्या होनी चाहिए, सेम, तभी तो टकराएंगे यार। टकराने का मतलब दोनों सेम पोजीशन पे पहुंचे तभी तो टकराए। तो इनका मतलब इसका xp और इसका xq बराबर कर देते हैं और t की वैल्यू निकाल लेते हैं कि कौन से टाइम पे इनकी दोनों की पोजीशन बराबर है, वो टाइम निकाल लेते हैं। अगर तो वो टाइम रियल आ गया तो इसका मतलब टकराएंगे, और अगर वो टाइम कॉम्प्लेक्स आ गया तो इसका मतलब नहीं टकराएंगे, सीधी बात। तो जरा देखिए, अगर मैं इसको और इसको बराबर कर दूं तो क्या बनेगा बताओ जरा। t-5 इज इक्वल टू क्या कर दो, t² + 4t कर दो। दोनों की पोजीशन मैंने बराबर कर दी। अब जरा देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा t² + 3t + 5 इज इक्वल टू 0। ये बन गया, दोनों की पोजीशन बराबर कर दी। मैं देखना चाहता हूं कौन से टाइम पे दोनों की पोजीशन बराबर हो रही है। तो यहां से मैंने ये निकाल लिया। अब बताओ यहां से b² - 4ac करो, b² 9 - 4ac करोगे तो 20। तो ये तो लेस देन 0 आ गया भाई, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब कोई रियल टाइम नहीं आएगा, t की कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं होगा जिस टाइम पे ये दोनों पॉजिटिव टाइम में ये दोनों टकराएं। इसका मतलब ये कभी भी नहीं टकराएंगे, ये दोनों, ये कभी भी नहीं टकराएंगे दोनों, इनमें कोलिजन होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इनमें ऐसा कोई टाइम आ ही नहीं रहा जिन पे इनकी दोनों की पोजीशन बराबर हो। ऐसा कोई पॉजिटिव टाइम आ ही नहीं रहा जहां पे ये बराबर हो, तो ये कभी नहीं टकराएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अगर इसी क्वेश्चन में मैं यहां पे 4 की बजाय अगर मान लीजिए यहां पे मैं 7 कर देता या 8 कर देता या 10 कर देता, तब टकराएंगे, ठीक है। जरा देखिए कैसे मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहां पे t² प्लस सोचिए 10t कर रहा हूं या मैं भी 8t कर रहा हूं, ठीक है, ये कर रहा हूं दोस्तों, अब टकराएंगे। चेक करके देख लेते हैं कैसे। एक का ग्राफ तो हमने ऑलरेडी बना ही दिया था, पार्टिकल p का, ठीक है भाई। पार्टिकल p का ग्राफ तो हमने ऑलरेडी बना ही दिया था टाइम के साथ, ठीक है भाई। तो एक बार जरा दोबारा देख लीजिए, ये मेरी पोजीशन p, ये है मेरा टाइम t। तो सबसे पहले पार्टिकल p को देखते हैं। तो पार्टिकल p को देखोगे तो -1 -2 -3 -4 -5 यहां पे लोकेटेड है। 1 2 3 4 5 सेकंड पे पोजीशन 0 है इसकी। तो ये था भाई मेरा पार्टिकल p। पार्टिकल p जो है इस कर्व पे मूव कर रहा है, टाइम के साथ उसकी पोजीशन ऐसे चेंज हो रही है, लीनियरली चेंज हो रही है, ठीक है। दूसरा ये जो है, ये जरा देखते हैं। तो इसको कैसे देखोगे भाई, t = 0 पे ये यहां पे है, तो 0 लोकेशन कहां पोजीशन इसकी 0 जो है 2 टाइम पे होगी भाई। इसकी जो 0 लोकेशन है वो 2 टाइम पे होगी, एक t = 0 पे आएगी और एक t = -8 पे आएगी। तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इसका मतलब इस टाइम पे भी पोजीशन इसकी कहां पे है, 0 पे है। -8 पे भी पोजीशन 0 है और 0 पे भी पोजीशन 0 है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा दोस्तों, तो इसका जो कर्व बनेगा ऐसे ही, t = -4 पे क्या बनेगा फिर इसका मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, -1 -2 -3 -4 -4 पे इसका मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, बिल्कुल मिडिल में, इन दोनों पॉइंट के बिल्कुल मिडिल में मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। अब देखना है कि मिनिमा है कि मैक्सिमा है। तो -4 पुट कर दो इसमें, तो -4 पुट करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 16 - 32, तो -16 बन गया। -16 समवेयर यहां पे है। तो इसका मतलब जो कर्व जो बनेगा दोस्तों, वो कर्व हो सकता है कुछ इस तरह का बने। मे बी, मैं क्या पता मैंने इसको रफ प्लॉट कर दिया हो, ठीक है, मुझे पता नहीं भाई कि भाई मतलब हो सकता है ये थोड़ा तिरछा जा रहा हो, या ये मैंने ज्यादा इसको इंक्लाइन कर दिया हो, ठीक है, ये ज्यादा इंक्लाइन कर दिया, तो मुझे आइडिया नहीं है भाई, ये रफ सा प्लॉट किया मैंने। बट मुझे तो पॉजिटिव टाइम में देखना है भाई, पॉजिटिव टाइम में कैसा होगा, क्योंकि 0 के बाद वाला टाइम देखना है ना, मुझे पीछे वाला क्यों देखना है। 0 के बाद ये भी आपका कुछ इस तरह मूव कर रहा है और ये भी ऐसे मूव कर रहा है, मुझे देखना है कि कहीं पे ये टकरा तो नहीं रहे, कहीं पे इनकी लोकेशन सेम तो नहीं हो रही है। तो क्या करोगे बताओ, xp और xq को बराबर कर दो भाई, जहां पे टकराएंगे वहां पे पोजीशन तो सेम होनी चाहिए ना। तो दोनों को अगर मैं बराबर कर दूं
तो t माइनस 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 8t कर दो, तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac करके देखो, तो बी स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा बताओ जरा, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, 7 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a एंड c, तो 4 टाइम्स ऑफ a एंड c करोगे तो क्या बन जाएगा बताओ जरा, ये बन जाएगा 20। तो पॉजिटिव आ गया भाई, पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब टाइम की ऐसी कोई रियल वैल्यू जरूर आएगी जहां पे xp और xq बराबर होंगे, वो टाइम की ऐसी जरूर वैल्यू आएगी। जरा देखते हैं वो टाइम कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो t की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ भाई, t की वैल्यू आएगी माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया -7 प्लस रूट ऑफ, बताओ कितना बना, 29/2, और एक क्या बना -7 माइनस रूट ऑफ 29/2। तो ये भी मेरा नेगेटिव टाइम है और ये भी मेरा नेगेटिव टाइम है। इसका मतलब जो दोनों टकराएंगे वो नेगेटिव टाइम में टकराएंगे दोस्तों, पॉजिटिव टाइम में तो कभी नहीं टकरा रही है। और मुझे तो पॉजिटिव टाइम देखना है ना यार, कि पॉजिटिव टाइम में कभी टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे। इसका मतलब ये ग्राफ जो बनाया था मैंने ऑलमोस्ट सही बनाया था, ठीक है। पॉजिटिव टाइम में इन दोनों ग्राफ का कहीं पे मिलन होगा ही नहीं, ये पॉजिटिव टाइम में कहीं टकराएंगे नहीं, टकरा रहे हैं नेगेटिव टाइम में पीछे की तरफ, और दो जगह टकरा रहे हैं, दो जगह टकरा रहे हैं नेगेटिव टाइम में। और नेगेटिव टाइम का क्या लेना देना यार, t इक्वल टू 0 के बाद अगर देख रहे हो तो पॉजिटिव टाइम में देखना है कि कभी कोलाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, टाइम हमेशा इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब अगेन ये कभी कोलाइड नहीं करने वाले हैं, ये कभी कोलाइड नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम इसको देखेंगे। तो अगर मैं इस 8 की जगह पे a ले लूं तो आप बताओ a की किस वैल्यू के लिए ये कोलाइड करेंगे और किसके लिए कोलाइड नहीं करेंगे। आपको ये बताना है कि a की ऐसी मैं क्या वैल्यू लूं कि ये कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब वो रेंज आपको देखनी है। तो ये आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइए कि यहाँ पे मैं a को क्या रखूं कि ये पॉजिटिव टाइम में कोलाइड करे, ये पॉजिटिव टाइम में कोलाइड करे, वो a मुझे निकालना है, ठीक है। तो अब आप a की नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है भाई, ठीक है। तो आपको निकालना है, वो रेंज निकालनी है कि ऐसी कौन सी रेंज होगी a की जिसमें ये कोलाइड करे, ठीक है। अगर नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, बट फिर भी आप थोड़ा थॉट प्रोसेस जरूर लगाएं। बट मैंने आपको बताया है कि किस तरह से क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होते हैं वो हमारे इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, और ये फिजिक्स में बहुत सारी जगह पे हम एनकाउंटर करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो ये एपिसोड है इसमें हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट एपिसोड में हम थोड़ा सा पहले क्यूबिक फंक्शन की तरफ चलेंगे, मतलब जिसमें n की वैल्यू 3 होगी। तो हमने n की वैल्यू 0 देखी, n की वैल्यू 1 देखी, n की वैल्यू 2 देखी, अब हम n की वैल्यू 3 की तरफ आएंगे। तो n की वैल्यू 3 पे देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या हो सकता है, ठीक है। हालांकि उसको हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं देखेंगे, तो उसको बेसिक लेवल का ही हम पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।